Hey guys, welcome back to the Topper Squad, Chapter 2, Lecture 2, Basic Concepts of Macroeconomics. Today we will do the classification of goods, final versus intermediate goods. So without wasting our time, we will do just the recap of the Lecture 1, Chapter 2, Basic Concepts of Macroeconomics, and then we will start with this lecture 2. So without wasting time, we will just move on and end this lecture. So let's start. Okay. Lecture 1, quick recap, building the foundation. So lecture 1, recalling core concepts. Whatever we have studied in lecture 1, first we will recall that and then we will move to today's lecture, that is lecture 2. डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक टेरिटरी administered by a government where persons, good and capital circulate freely. अब देखो इसमें क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब कि अगर हम एक ऐसी लैंग्वेज बोले पॉलिटिकल टेरिटरी, जैसे मैंने आपको मैप बना के दिखाया था, तो जो मैप के अंदर है वो अपनी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, मैप जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। और जो रिवर मतलब जो इंटरनेशनल बॉडीज है उसकी 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी इंडियन मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी है, मतलब इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो मतलब हाँ, अगर देखो या तो एम्बेसी या वो आईईएफ, वो जो आईईएफ थे इंडियन फॉरेन सर्विस, तो इंडियन फॉरेन सर्विस या देखो या तो एम्बेसी या हाँ कोई इंडियन जो हमारे मतलब कोई इंडियन जो बाहर क्या चला रहा है, जैसे एम्बेसीज चला रहा है, यूएसए में इंडियन एम्बेसी है तो वो कोई इंडियन चला रहा है, तो वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, अब जो जैसे हम बोलते हैं ना आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, जो अपना मतलब इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ का रिलेशन अच्छा बनाता है, मतलब उनके पीएम और हमारे पीएम से बात करवाते हैं, मोदी जी से बात करवाते हैं और ये सब करते हैं, तो वो भी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी है, क्योंकि इंडिया ने बाहर अपना आदमी भेजा है, इंडियन फॉरेन सर्विस से आदमी भेजा है कि जिससे इंडिया के क्या है रिलेशन से अच्छे बना सकते, तो वो भी एक इंडियन डोमेस्टिक, जहाँ पे वो रहेगा, जहाँ वो बिल्डिंग बनेगी, तो दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या हमने पढ़ा था कौशल नहीं क्या पढ़ा था हमने, हाँ, तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में जहाँ वो मिलिट्री कैंप्स लगाएंगे या जहाँ पे भी, जैसे मान लो कि यूएसए से मतलब इंडिया ने यूएसए में जाकर अपना मिलिट्री कैंप इस्टेब्लिश किया है, तो जहाँ पे वो मिलिट्री कैंप लगाएंगे वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, और जो इसमें नॉट इंक्लूडेड है वो बाहर की, जैसे जो इंडिया में रशियन एम्बेसी है, ये सारी एम्बेसीज है इंडिया में, बाहर की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, तो वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है इंडिया, तो वो कॉन्सोलिडेट्स हो गए। और हाँ, इतना ही देखा था हमने। और जो नॉट इंक्लूडेड है कि बाहर की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में, उन्होंने अपना एयरबेस बनाया हुआ है, तो समझ में आया जो मैंने बोला कि दूसरा कोई आईएफएस ऑफिसर आया है इधर इंडिया में कि इंडिया की और दूसरी कंट्री, मतलब जैसे यूएसए चाह रहा है कि इंडिया से थोड़ा अच्छे से वो कर ले, तो यूएसए ने अपनी वो भेजी, तो जिससे कुछ तो यूएसए ने भेजी, यूएसए का वो है सिटीजन, तो वो हमारी वो जहाँ पे बिल्डिंग एस्टैब्लिश करेगा वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। ठीक है, अब आते हैं हम नॉर्मल रेसिडेंट्स पे। नॉर्मल रेसिडेंट्स हम उनको बोलते हैं, देखो अब मैं बताती हूँ सिटीज़न और नॉर्मल रेसिडेंट्स में डिफरेंस। तो सिटीज़न मतलब कि क्या होता है, सिटीजन्स और रेसिडेंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। सिटीज़न वो होता है जो यहाँ पे बर्थ लिया है जिसने,
सिटीजन्स वो होता है जिसने यहाँ पे बर्थ लिया है, पहला। दूसरा, सॉरी, हाँ, पीआर कौन होता है? पीआर वो होता, सॉरी, पीआर देखो, सॉरी, पीआर बोल रही हूँ। सिटीजन वो होता है जो यहाँ पे बर्थ लिया है, या तो परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई किया है, या वो यहाँ पर मोर देन 1 ईयर, नहीं 5 ईयर से ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा वो यही है, तो तब उनको हम सिटीजन बोलेंगे। और नॉर्मल रेसिडेंट हम कब बोलेंगे? नॉर्मल रेसिडेंट हम तब बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट को दो इंस्टीट्यूशंस को भी बोलते हैं और इंडिविजुअल, जैसे हम, मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, इनको भी बोलते हैं। अब देखो ये नॉर्मल रेसिडेंट कैसे हुआ। देखो मेरे जो मतलब वी आर दी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बर्थ लिया, मम्मी ने यहाँ पे बर्थ लिया, पापा ने यहाँ पे बर्थ लिया और मेरे भाई ने यहाँ पे बर्थ लिया, तो मतलब वो सिटीजन्स है, ठीक है, वो सिटीजन है। तो हम आप लोग में भी सिटीजन्स होंगे, आप लोग में इधर, आप लोगों ने भी इधर बर्थ लिया होगा, तो वो सिटीजन्स होता है। अब नॉर्मल रेसिडेंट्स हम वो है, मतलब हम, मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, मेरी मम्मी, सब नॉर्मल रेसिडेंट्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिटीजन भी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बर्थ लिया। और नॉर्मल रेसिडेंट्स कैसे? नॉर्मल रेसिडेंट ऐसे है कि नॉर्मल रेसिडेंट हम कैसे? नॉर्मल रेसिडेंट हम ऐसे क्योंकि हम यहाँ पे मोर देन 1 ईयर या 5 ईयर्स, हाँ, तो मोर देन हम रह चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर से बात करूँ, कोई फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई कनाडा गया है, ठीक है, मेरी दीदी को मान लो, यहाँ से वो कनाडा गई है, ठीक है, तो यहाँ से वो कनाडा गई है, अब उनको मोर देन 1 ईयर हो गया है वहाँ रहते रहते, ठीक है, मोर देन 1 ईयर हो गया वहाँ रहते रहते, तो वो वहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट हो गई, वहाँ की सिटीजन नहीं, वहाँ पे बर्थ नहीं लिया उन्होंने, वहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट हो गई, ठीक है। इतना समझ में आया? एक और बार समझाती हूँ क्या होगा। या मेरी दीदी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से, इंडिया से मेरी दीदी गई कनाडा, ठीक है, कनाडा गई तो कनाडा में वो मोर देन 1 ईयर रह रही, मतलब अभी भी वो कनाडा में ही रह रही है, तो मोर देन 1 ईयर वो कनाडा में ही रही, तो वो वहाँ की नॉर्मल रेसिडेंट बोलेंगे, यहाँ की नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ की तो वो सिटीज़न है, क्योंकि वो यहाँ, उन्होंने यहाँ पे बर्थ लिया है, तो सिटीज़न है यहाँ की, और नॉर्मल रेसिडेंट है कनाडा की, ठीक है। इतना समझ में आया? क्योंकि सिटीज़न उन्होंने यहाँ पे बर्थ लिया, और नॉर्मल रेसिडेंट क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे मोर देन 1 ईयर, मतलब वहाँ पे खा रही है, पी रही है, सब कर रही है, तो मोर देन 1 ईयर वो वहाँ पे रह चुकी है, इसलिए उनको बोलेंगे नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कनाडा एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि बर्थ इंडिया में ही है। फैक्टर इनकम, इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन। देखो हमने 2 इनकम के बारे में पढ़ा था, एक तो फैक्टर इनकम और एक तो ट्रांसफर इनकम, 2 तरह की इनकम के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन सी? तो हमने 2 इनकम्स पढ़ी, 2 इनकम्स में हमने क्या, 2 इनकम पढ़ी, तो पहला था फैक्टर इनकम और दूसरा था ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम मतलब कि खून पसीनों वाला इनकम, बहुत मेहनत कर रहे आ रहे हैं, बहुत, जैसे आप लोग हो तो आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, आपकी मम्मी टीचर होगी, आपके पापा कोई कुछ और होंगे, आपकी मम्मी कुछ और होंगी, आपकी मम्मी डॉक्टर होगी, आपके पापा कुछ होंगे, तो वो अब बहुत खून पसीना मतलब मेहनत कर रहे हैं जिससे उनको पैसे मिले, तो इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, ठीक है, जिससे उनको पैसे मिले तो उनको बोलते हैं फैक्टर इनकम। और ट्रांसफर इनकम हम उनसे बोलते हैं जो पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं, या जो दोस्त आपको गिफ्ट्स देते हैं, या ओल्ड पीपल जो लोग थे जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी उनको, ठीक है, जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी पर अब ओल्ड हो गए, रिटायर हो गए, तो अब उनको पेंशन मिल रही है, तो अब वो काम तो कर नहीं रहे तो उनको पेंशन मिल रही है, तो वो भी उसको बोलते हैं हम हराम का पैसा। जो मम्मी पापा तुम्हें पॉकेट मनी दे रहे हो, तुम कोई काम तो कर नहीं रहे हो, तो मम्मी पापा ऐसे ही तुम्हें पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हराम का पैसा, ठीक है। तो ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम समझ में आया? फैक्टर इनकम ही हम नेशनल इनकम में ज्वाइन करते हैं, ट्रांसफर इनकम नहीं करते। अंडरस्टूड? सो वी हैव रिकैप्ड the previous thing, means the lecture 1 we have done.
Now we will start with today's lecture, that is classification of goods. So there are two types of goods, that is, first is final good and second is intermediate good. So I will explain you both goods. So the heart of national income accounting. Okay. So end use classification. Final goods and intermediate goods. Goods purchased for direct consumption for households or for investment by producers. They have crossed the production boundary. अब देखो, अभी ये प्रोडक्शन बाउंड्री जो है ना, अभी इसको वर्ड को याद रखना, मैं आगे जाके बहुत अच्छे से समझाऊंगी. ठीक है, तो पहले अभी मैं फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड आपको समझाती हूँ. तो देखो, फाइनल गुड वो होता है, जैसे आपकी मम्मी ने बोला आपसे कि बेटी या बेटा जो भी है, बेटी जाओ और वहाँ से दूध लेके आओ. तो वो जो दूध आप ला रहे हो, तो वो दूध आप बॉईल करोगे, उसको आप पी लोगे, तो वो आपके कंजम्पशन के लिए, तो वो फाइनल गुड है. फिर आप उससे कुछ बना नहीं रहे हो, उसको आप सीधे कंज्यूम करने के लिए लाए हो. ठीक है, तो वो होगा फाइनल गुड. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे आप प्रिंटर लाए हो. क्या लाए हो? प्रिंटर. तो प्रिंटर लाए हो, फॉर एग्जांपल आप हो लॉयर. ठीक है, तो आप प्रिंटर लाए हो, तो अब लॉयर का यही काम होता है ना, पेपर में जो पेपर निकालना है, तो पेपर वो निकाला, तो उसका वो इन्वेस्टमेंट है, उसने इन्वेस्टमेंट है वो उसका, एक तरह से वो उसका इन्वेस्टमेंट है उसने लिया. तो वो होता है अपना फाइनल गुड. ठीक है, या तो इन्वेस्टमेंट या आप लाए हो अपने कंजम्पशन के लिए. या जैसे हम लाइटर लाते हैं गैस जलाने के लिए, लाइटर लाते हैं, फाइनल गुड है, उसमें कुछ नहीं होता, और मतलब उसको कुछ और किसी में और में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो फाइनल गुड है. तो वो फाइनल गुड है. ठीक है, वो एक, अगर आप क्या लाए, घर पे एक प्रिंटर ले आया, तो घर पे अगर आप प्रिंटर ले आए, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है. तो आप घर पे प्रिंटर लाए, तो वो आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट है कि अपने घर पे प्रिंटर लाए, और आपका जो भी स्कूल का काम मिल रहा है, प्रिंट करने के लिए कुछ मिल रहा है स्कूल से या कहीं और से, तो आप वहाँ से कर सकते हो. वो एक तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट है. या मैं आपको एक एग्जांपल और दूँ, स्कूल में जिस स्कूल जाते हो उसमें स्कूल वालों ने बेंच ली, तो वो बेंच भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है. स्कूल आप लोग स्कूल एक बिजनेस ही तो हो रहा है ना, बिजनेस है. आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग स्कूल जा रहे हो. आप लोग कहाँ जा रहे हो? आप लोग स्कूल जा रहे हो. स्कूल जाके आप क्या कर रहे हो? स्कूल में पढ़ रहे हो, वो बेंच है, तो वो स्कूल वालों के लिए वो बेंच क्या है? वो एक इन्वेस्टमेंट है. तो वो फाइनल गुड क्या होगी? वो फाइनल गुड. अब आता है इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड समझ में आ गया कि आप डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए ला रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए ला रहे हो. जैसे प्रिंटर बोल लो. ठीक है, जैसे प्रिंटर बोल लो. फाइनल गुड अंडरस्टूड, एवरी सिंगल थिंग अंडरस्टूड इन फाइनल गुड. फाइनल गुड्स देखो, मैं समझाती हूँ. फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं, या तो आपने इन्वेस्टमेंट करके लाए हो उस गुड्स को, या आप किस लिए लाए हो, या तो वो इन्वेस्टमेंट करके लाए हो, या आप घर के लिए. जैसे मम्मी ने बोला कि आपको दूध लेने जाओ बेटा दूध लेके आओ. तो तुम दूध लेने गए, अब दूध गर्म करके तुम डायरेक्टली पी रहे हो, तो वो कौन सा फाइनल गुड है? बस गर्म करना उसको, तो वो फाइनल गुड है. आपने उसको कंज्यूम करो, खुद के कंजम्पशन के लिए, खुद के हाउस होल्ड, घर के कंजम्पशन, मतलब घर के लोग पियेंगे, भाई पिएगा, मम्मी पिएगी, पापा पिएंगे, मैं पीऊँगी, तो घर के लोग पिएंगे, तो हाउस होल्ड के लिए है. ठीक है, अब ये मत पूछना कि प्रोडक्शन बाउंड्री, मैं आगे जाके प्रोडक्शन बाउंड्री भी बहुत अच्छे समझाऊंगी, वो आगे की स्लाइड्स में है, तो मैं बताऊंगी. ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होता है? गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन और मेंट फॉर रीसेल इन द सेम ईयर. अब देखो, इन द सेम ईयर, अब मैं सेम ईयर को सेम ईयर ही, मतलब सेम ईयर, इन द सेम ईयर. ठीक है, दे आर विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री. अब देखो, प्रोडक्शन बाउंड्री अभी थोड़ी देर के लिए भूलो, मतलब इसको वर्ड को याद रखना, प्रोडक्शन बाउंड्री. ठीक है, तो जस्ट मतलब इसको याद रखना. मैं आगे 2-3 स्लाइड में पक्का बताऊंगी, पक्का. ठीक है, प्रॉमिस. देखो,
अब क्या है, ये जो गुड्स है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स है, जो रॉ मटेरियल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और या तो आप रीसेल करो उसको सेम ईयर में, उसी ईयर में आप उसको रीसेल करो, ठीक है। अगले ईयर में करोगे फिर उसका भी मैं बताऊँ। देखो हुआ क्या, देखो रॉ मटेरियल, आप लकड़ी खरीद के लाए डाइनिंग टेबल बनाने के लिए, तो आप वो लकड़ियाँ खरीद के लाए डाइनिंग टेबल बनाने के लिए, तो जो वो लकड़ियाँ खरीद के लाए तो वो फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हो आप, उसका डाइनिंग टेबल बना रहे हो, और उसको क्या कर रहे हो, उसको रीसेल कर रहे हो उसी साल में, सेम ईयर में आपने उसको बेच दिया। तो दे आर विद मीन्स ये आपका इंटरमीडिएट, मतलब रॉ मटेरियल आप लाए, आपने उससे डाइनिंग टेबल बनाया, तो आपने उसका फर्दर प्रोडक्शन कर दिया आपने उसका, तो वो रॉ मटेरियल से आपने कुछ बनाया, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ न्यूज़पेपर जो पब्लिश करता है, उसने एक न्यूज़पेपर ख़रीदा, ठीक है, उसने ख़रीदा और न्यूज़पेपर पे पब्लिश करने लगा, मतलब सब छापने लगा, जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसने कलेक्ट किए इस उसकी चीज़ें, जैसे समझो आज, ठीक है, तो आज ऑब्वियसली सबके घर पे न्यूज़पेपर तो आता है, तो आज क्या हुआ, कल न्यूज़पेपर पब्लिशर ने क्या लिया, न्यूज़पेपर किसी से लिया, उसमें पब्लिश की हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो आज से रिलेटेड है, आज की डेट से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को पब्लिश किया। तो क्या किया, वो उसने न्यूज़पेपर किसी से लिया और उसको फर्दर प्रोडक्शन किया उसका, तो वो होगा इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब पहले उसने रॉ मटेरियल किसी से लिया, उसको फर्दर प्रोड्यूस किया, मतलब उसमें पब्लिश की, जो भी करना था, ठीक है, और उसने क्या, ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये भी इंटरमीडिएट गुड्स में ही आएगा। अब समझो कि एक कार है, अब कार को हमने कार बनाई, कार किया, सब किया, कार हमने मतलब क्या बोल रही, अब जहाँ पे कार बनती है, कार मैन्युफैक्चर होती है, वो आइडिया एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो ये समझी, दिख रहा है, हाँ, ये एक रॉ मटेरियल है, समझ लो ये एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है। अब इस रॉ मटेरियल को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस कार में, ठीक है, ये दिख रही होगी, ठीक है, तो इस रॉ मटेरियल को मैंने इस कार में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मैंने इस रॉ मटेरियल को इस कार में कन्वर्ट कर दिया। सो रॉ मटेरियल को इस कार में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो ये इंटरमीडिएट, मैंने क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन किया ना मैंने, इससे मतलब इस रॉ मटेरियल से मैंने इस पे कन्वर्ट कर दिया, तो फर्दर प्रोडक्शन किया कि नहीं किया, मैंने किया, तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा। अब जो ये कार होगी, ये जो कार है, अब मैं इस कार को क्या करूँगी, इस कार को मैं बेच दूँ उसी साल, सेम ईयर में मुझे बेचना पड़ेगा इस कार को, तो सेम ईयर में मैंने इस कार को क्या किया, इस कार को मैंने किसी को बेच दिया, मान लो मैंने इसको बेच दिया, इस कार को मैंने बेच दिया, तो सेम ईयर में बेचा तो ये इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा, सेम ईयर में भेजा तो ये माना जाएगा कि हाँ दिस इज इंटरमीडिएट गुड। बट अगर मैं इसको उस सेम ईयर में नहीं बेचूंगी तो ये फाइनल गुड हो जाएगा, उसी साल अगर मैं इसको नहीं बेचूंगी तो दिस विल बी फाइनल गुड। तो इतना समझ में आया कि मैंने जब इस कार को बेच दिया, उस सेम ईयर में मैंने जब इस कार को बेचा तो वो सेम ईयर में बेचे तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा, नहीं तो अगर मैं अगले साल इसको बेचने जाऊंगी या तब तक ये पड़ी रहेगी तो ये फाइनल गुड हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, फाइनल गुड। अब मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊंगी आगे जाकर, ठीक है, इतना समझ में आया, पक्का, डन, ओके, ये समझ में आया, रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल से मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बना, ये बन गया इंटरमीडिएट गुड, क्या बन गया, इंटरमीडिएट, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, ओके, सो डीप डाइव इनटू फाइनल गुड्स। अगर हम डीप डाइव करें, इसमें भी वही लिखा है जो मैंने आप लोगों को समझा दी। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज कैटेगराइज्ड एज
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गुड्स यूज्ड बाय हाउसहोल्ड फॉर सेटिस्फाइंग वांट्स। जैसे मम्मी ने आपसे बोला दूध लाओ बेटा, तो दूध बॉईल करके आप उसको पी रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो अपने हाउस होल्ड के लिए, अपने लिए आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो वो एक फाइनल गुड है। आप उसको उसका कुछ बना रहे हो, अगर आप उसकी मिठाई या कुछ भी रॉ मटेरियल, अगर दूध रॉ मटेरियल है उसका आप मिठाई बना रहे हो, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड होगा। अब आपको उसको सिर्फ उसको कंज्यूम कर रहे हो, तो फिर वो फाइनल गुड होगा। तो और फिर मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट मशीन्स का इन्वेस्टमेंट, जैसे फैक्ट्रीज में मशीन है तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से उन्होंने मशीन्स ली, अब वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है तो वो भी फाइनल गुड ही कहलाएगी। तो गुड्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स एज फिक्स्ड एसेट्स, एग्जांपल मशीन्स एंड ट्रैक्टर्स। ठीक है, समझ में आया? एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स। ओके, नाउ इंटरमीडिएट गुड्स डायनामिक्स। मैंने इंटरमीडिएट गुड्स बनाया था, मैंने मैं रॉ मटेरियल लाई, मैं दूध लाई, अब मैंने दूध से ये मिठाई बनवा दी, दूध से मैंने ये मिठाई में कन्वर्ट कर दी। दूध को मैंने क्या किया, दूध को मैंने इस मिठाई में कन्वर्ट कर दिया। तो मिल्क था, तो मिल्क को मैंने इस ये जो बनी है मिठाई इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो रॉ मटेरियल को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो ये होगा इंटरमीडिएट गुड। क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड। और इस मिठाई को मैंने सेम ईयर में बेच भी दिया, तो फिर उसको इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। अगर मैं सेम ईयर में नहीं बेच पाई तो फिर वो फाइनल गुड हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? या जैसे मैंने आपको इसका ये और इसका एग्जांपल दिया था, रॉ मटेरियल से मैंने कार बनाई, तो ये इंटरमीडिएट गुड होगी। क्या होगी? इंटरमीडिएट गुड होगी। ठीक है, ये कार। ठीक है, रॉ मटेरियल्स इनपुट्स कंज्यूम्ड एंटायरली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, तो ये क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। Goods for resale, items bought by a shopkeeper to sell. Items bought by a shopkeeper to sell to customers in the same accounting year. उसी अकाउंट, जैसे कार, ये फैक्ट्री से मैंने ये कार खरीदी और मैंने उसी सेम अकाउंटिंग ईयर में मैंने इसको एक कस्टमर को बेच दी, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। अगर ये मेरे पास कार है और मैंने अभी तक नहीं बेची है, सेम अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो गया और मैंने ये नहीं बेची है, तो ये जो कार है ये इंटरमीडिएट गुड नहीं रहेगी, ये फाइनल गुड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फाइनल गुड। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो नोट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज मर्ज्ड इनटू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। हाँ, अब ये समझ लो कि जो फाइनल गुड है और जो इंटरमीडिएट गुड है, तो जो फाइनल गुड, जैसे हम नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम को काउंट करते हैं, ट्रांसफर इनकम को नहीं, तो वैसे ही इधर हम फाइनल गुड को काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड को नहीं। क्योंकि अब आप मिठाई लेने जाते हो, तो आप मिठाई आपको 400 रुपीज़ पर केजी में मिलती है, तो आप उसमें जो आप पैसे दे रहे हो उसमें सब इंक्लूड है, उसमें उसका रॉ मटेरियल भी इंक्लूड है। आप उसमें ये देखते हो कि हाँ, इसमें रॉ मटेरियल इस 400 जो भी मैं दे रहा हूँ पैसे, उसमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूडेड है, उसमें जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड, जो भी जितनी मेहनत लगी है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर हम उसको इंक्लूड कर देते हैं, अगर हमने इंटरमीडिएट गुड को भी इंक्लूड कर दिया, तो फिर ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ट्रांसफ़र इनकम और उस फैक्टर इनकम में समझाया था। ठीक है, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड को ही काउंट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं से क्या लेके आए, मिठाई लेने गए, तो रॉ मटेरियल आप मान के चल रहे हो कि उसमें रॉ मटेरियल इंक्लूडेड है, उसमें जो भी चीज़ें यूज़ की है, जो भी हार्डवर्क किया है, जो भी मशीन यूज़ की है, वो सब
इंक्लूडेड है उस पैसे में, ठीक है। तो अभी मान के चलो, इसलिए आप फाइनल गुड को ही नेशनल इनकम में काउंट कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट किया, नेशनल उसको भी किसको फाइनल गुड को भी काउंट किया, तो फिर वो डबल काउंटिंग होगी। आप बोलोगे मेरे जेब में तो इतने पैसे हैं पर आ इतना रहा है, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब केस स्टडी कार डीलर्स, स्टॉक वर्सेस डीलर डिलीवरी। व्हेन महिंद्रा और टोयोटा सप्लाई CUVs टू डीलर्स राजपाल टोयोटा, सौम्या महिंद्रा। अब जो सौम्या है वो क्या है, वो डीलर है और महिंद्रा एक उसका नाम है। तो इनसाइड शोरूम दीज कार्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। शोरूम के अंदर ये जो कार्स होती है ये इंटरमीडिएट गुड्स होंगी। जब शोरूम के अंदर है तो ये कार इंटरमीडिएट गुड्स है, पर अब जिसने खरीद ली, वही बोला ना मैंने कि देखो मैंने आपको क्या बताया था, इस रॉ मटेरियल से ये कार बनी, ये रॉ मटेरियल से ये कार बनी। अब ये कार जब तक ये शोरूम में है तब तक ये इंटरमीडिएट गुड है। सेम ईयर में, सेम अकाउंटिंग ईयर में अगर ये बिक गई, सेम अकाउंटिंग ईयर में अगर ये बिक गई, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इस कार को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड। पर अब वो उस शोरूम में रखी हुई है, नहीं बिक रही है, सेम अकाउंटिंग ईयर में भी नहीं बिक रही है, तो हम उसको बोल, और अगर वो बाद में बिक रही है तो उसको हम फिर फाइनल गुड बोलेंगे। फिर हम उसको इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करेंगे, उसको हम फाइनल गुड बोलेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है। फिर देखो, इनसाइड शोरूम द कार्स आर इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज दे आर फॉर रीसेल एंड सोल्ड टू कस्टमर। वंस सोल्ड टू एन एंड यूजर, मतलब उसको बेच दी तो वो फाइनल गुड बन जाएगी। समझ में आया? और कोई भी डाउट हो ना तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू एवरी सिंगल थिंग। अब बेसिक्स में अगर मैं बताऊँ आपको, तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस बताओ। तो फाइनल गुड, देखो अगर मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को इसमें अभी भी डाउट है, देखो क्या हो रहा है, ये कार है मान लो, ठीक है, ये कार है शोरूम के अंदर रखी है, शोरूम के अंदर रखी है, तो ये इंटरमीडिएट गुड है। जैसे ही ये शोरूम के बाहर आएगी, जैसे ही ये किसी ने ले ली उस सेम अकाउंटिंग ईयर में, तो ये इसको बोलेंगे कि हाँ ले ली, शोरूम के बाहर आ गई, मतलब कि ये फाइनल गुड है। फाइनल गुड कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई ले रहा है, और वो उससे ये कार को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करेगा, तो उसके लिए फाइनल गुड है। समझ में आई इतनी बात? आई पक्का? देखो कोई भी डाउट हो ना तो राइट इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल टेल यू। मैं आपको इसलिए इतने अच्छे समझा रही हूँ कि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अच्छे से सेट हो जाए कि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। समझ में आया? ये कार्ड के थ्रू समझ में आया? पक्का? देखो आप कोई भी डाउट हो तो फिर मुझे उसमें लिख देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब मैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस बताती हूँ। तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या क्या डिफरेंस है वो देखो। मीनिंग यूज्ड फॉर, देखो फाइनल गुड्स जो होता है वो यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स किसके लिए यूज होते हैं? फाइनल गुड्स या तो कंज्यूम करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अब इंटरमीडिएट गुड्स हम किसको बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स हमको बोलेंगे जो रीसेल कर, इस कार को रीसेल करना है, सेल करना है, तो इसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। रॉ मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल से ये कार जो रॉ मटेरियल से ये जो कार बनी है उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड। जब तक ये शोरूम के अंदर है, ठीक है, शोरूम के बाहर गई, उस सेम ईयर में किसी ने खरीद ली, तो उसको बोलेंगे फाइनल गुड, क्योंकि वो उसके लिए फाइनल गुड है, क्योंकि वो उसने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। इतना समझ में आया? तो मीनिंग यूज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, यूज्ड फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन, ये इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। और यूज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फाइनल गुड्स। वैल्यू एडिशन, ये जो फाइनल गुड्स है इसमें नो फर्दर वैल्यू ऐड होती है, मतलब कोई भी वैल्यू इसमें ऐड नहीं होती। इंटरमीडिएट गुड्स, देखो फाइनल गुड्स तो फाइनल होता है, उसमें रॉ मटेरियल्स और ये सब, तो नो फर्दर वैल्यू टू बी एडेड, कोई वैल्यू ऐड नहीं की जाती। इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू इज येट बी एडेड,
वैल्यू हम ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल्स का वैल्यू, सब चीज़ का वैल्यू हम इसमें ऐड करते हैं कि जिससे फाइनल गुड बन जाए। ठीक है, तो बाउंड्री आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री, आउटसाइड ये बाउंड्री जो है इसमें आउटसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री है फाइनल गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड्स इज द इनसाइड प्रोडक्शन बाउंड्री। अभी रुक जाइए समझाऊंगी। नेट इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल, ये जो फाइनल गुड्स है मैंने बताया था, फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल नेशनल इनकम। ठीक है, हाँ अब आता है आपको प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, क्रॉसिंग दी लाइन। अब देखो क्या होता है जी, अब देखो कार का एग्जांपल देती हूँ। कार का देखो, ये कार है, समझ लो ये कार है। ठीक है, तो पहले इस कार का ये व्हील बनी, फिर ये ऊपर का पार्ट बना, दिख रहा है। ठीक है, ये कार है, पहले इसकी व्हील बनी, फिर ऊपर का पार्ट बना। ठीक है, फिर इसके बाद इसका पूरा स्ट्रक्चर बन गया ऐसा। ठीक है, पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ये पहले ये हुआ ऐसा बना, फिर इसका अंदर का स्टीयरिंग हर चीज़ वो बन गई, अंदर की स्टीयरिंग, अंदर का सामान, अंदर का जो भी चीज़ थी वो सब चीज़ बन गई। ठीक है, तो समझ में आया। ये बना, ये बन गया, ऊपर का पूरा वो पार्ट बन गया। तो अभी इसको अब ये भी बन नहीं रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। फिर इसके बाद ये जाकर पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया। अब ये जब पूरा ऐसे कंप्लीट होके शोरूम में बिका, ये जो कार है ये शोरूम में बिक गई। अब ये पूरी कंप्लीट होकर शोरूम में बिक गई। ठीक है, शोरूम में बिक गई। तो जब ये शोरूम में बिकेगी तो ये इसको बोलेंगे हम फाइनल गुड, इसको हम बोलेंगे फाइनल गुड, कि ये फाइनल गुड बन गई और शोरूम में हमने बेच दी, शोरूम बेच दी, तो ये फाइनल गुड मानी जाएगी। इसको हम तोड़ मड़ोड़ के कुछ और बना नहीं सकते, तो ये फाइनल गुड है। ठीक है, क्या है ये फाइनल गुड। सो क्रॉसिंग द लाइन, द प्रोडक्शन बाउंड्री इज एन इमेजिनरी लाइन, इसको एक इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। पहले ये इसके टायर्स बने, फिर इसका ऊपर का पार्ट बना, फिर इसका ये व्हील बनी और फिर अंदर की स्टीयरिंग बनी, ऊपर का पार्ट बना, फिर बाद में ये ऐसा बना। जब इसको हमने, ये इंटरमीडिएट गुड है अभी, जब हमने इनसाइड दी बाउंड्री, मतलब अभी काम चल रहा है, पहले स्टीयरिंग बन रही है, ऊपर का पार्ट बन रहा है, काम चल रहा है, फिर जब हम शोरूम में बेच दिया तो ये रेडी है गुड बनकर, तो ये फाइनल गुड हो गया। तो वंस दे आर रेडी, द एंड यूज़र मीन्स ये बाउंड्री के अंदर आ गए, इनसाइड आउटसाइड दी बाउंड्री मतलब वो होती है लाइन, कि ये अभी वो बन रहा था, ये चीज़ जो होती थी प्रोड्यूस हो रही थी, फर्दर प्रोडक्शन हो रहा था। अब जब ये फर्दर प्रोडक्शन हो गया अंदर बाउंड्री के, अब जब ये शोरूम में आई, मतलब आउटसाइड दी बाउंड्री आई, तो इसे फिर इसका फाइनल गुड है, ये रिजल्ट मिला, फाइनल गुड मिला हमें। ठीक है, फाइनल गुड इसका ये रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो क्रूशियल रोल, डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड बाय ओनली काउंटिंग गुड्स दैट एग्जिस्ट दिस बाउंड। तो डबल काउंटिंग हम उसे बोलते हैं जब वो इनसाइड द लाइन है, और इनसाइड द बाउंड्री में भी हमने उसको प्लस कर दिया, और जब वो आउटसाइड द बाउंड्री मतलब शोरूम में आई तब भी हम उसको प्लस कर रहे हैं। तो जो मनी हमारी पॉकेट में होगा वो कम होगा, और वो जो प्लस हमने किया होगा, ऐड किया होगा, वो ज़्यादा होगा। तो फिर ये डबल काउंटिंग हो जाएगी और हमारी नेशनल इनकम में गड़बड़ी हो जाएगी। समझ में आया? तो इसलिए हम सिर्फ किसको लेते हैं, फाइनल गुड्स को ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, नहीं तो नहीं करते। ओके, सो द एस्टिमेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, फाइनल ओनली, वाई एक्सक्लूड इमीडिएट। देखो, नेशनल इनकम ओनली इंक्लूड्स द वैल्यू, जो भी वैल्यू है फाइनल गुड्स, टू प्रिवेंट द एरर ऑफ डबल काउंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। मिल्क 30 रुपीज़, ब्रेड 20 रुपीज़, ₹50 वैल्यू एडेड। वो अगर मिल्क ₹30 का है और उसमें हमने ब्रेड ₹20 का, तो वैल्यू फाइनल गुड की वैल्यू कितनी ऐड होगी, ₹50। तो मतलब जो कंज्यूम करेगा उसे जो ₹50 देगा, तो उसमें देखा होगा कि इसमें मिल्क की भी प्राइस एडेड है, इसमें ब्रेड की भी प्राइस एडेड है, इससे ये फाइनल गुड है। इसलिए हम फाइनल गुड को नेशनल
इनकम में ज्वाइन करते हैं, इंटरमीडिएट गुड को नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी फाइनल गुड में इंटरमीडिएट गुड ऑलरेडी एडेड होता है. तो इफ वी काउंट मिल्क सेपरेटली एंड द bread separately, the value of milk is counted by the value of milk is means वो 2 बार काउंट कर लेंगे. ठीक है. मिल्क और मतलब देखो फाइनल गुड जो बन के आया उसमें प्राइस ऑलरेडी एडेड है, हमने एक और बार ऐड कर लिया तो फिर वो डबल काउंटिंग हो जाएगी. ठीक है. अंडरस्टूड. नाउ 20 marks memory test. Challenge your understanding MP board style. So these are the questions. Unit test arena. These are the questions. You can just take a screenshot of it. 4, 3, 3 ऐसे marks में आएंगे. Short questions. So these are the master answer key. And this how we end this lecture. Thank you. The secret of getting ahead is getting started. So Mark Twain ने बोला था to stay focused, study hard and master macroeconomics. Now I will take a leave and do your 20 marks memory test now and write the answers of the MCQs and fill in the blanks in the comment section, and if possible the short question answers too. So write it and tell me how you like this lecture and support me, give me, and don't forget to like, share, subscribe my channel. So I will take a leave now and we will meet in next lecture. So bye guys, stay connected, stay tuned, study hard and master macroeconomics. 100 out of 100 in economics we want. So bye guys, love you all. Bye bye.